नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में। तो आज हम इसकी आगे के सर्किट के बारे में समझेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पार्ट 1 वीडियो जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वही देख लीजिए, वरना आज की क्लास में अटेंडेंस तो लग जाएगी लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पार्ट 1 में मैंने दोस्तों आपको समझाया था कि लाइन और न्यूट्रल से 230 वोल्टेज की सप्लाई एनटीसी ओएलपी बाकी कंपोनेंट से होते हुए इस ब्रिज रेक्टिफायर के एसी इनपुट तक कैसे पहुंचती है। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद एसी सप्लाई का क्या होता है, तो मैं कैपेसिटर का काम क्या है और पूरी पीसीबी को जान देने वाली सप्लाई आगे कैसे बनती है, आज हम ये सब थियरी प्लस प्रैक्टिकल तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मल्टीमीटर तैयार रखिए, दिमाग का स्विच ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम पीसीबी के उस सेक्शन में एंटर करने वाले हैं जहां से आधे से ज़्यादा टेक्नीशियन बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज होगा जो आपको आने वाला फॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पीसीबी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। जी हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर के पास। अगर यहाँ तक सब कुछ सही है तो समझ लीजिए पीसीबी अभी ज़िंदा है, और अगर यही प्रॉब्लम मिल गई तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इसके टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पिनें होती हैं। 2 पिन आपकी एसी इनपुट के लिए होती है और 2 पिन डीसी आउटपुट के लिए होती है। बीच वाली 2 पिन पर आपको एसी सप्लाई मिलेगा और आप यहाँ पर सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी यहीं पर हमारा 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है। मतलब अगर यहाँ 230 वोल्ट मिल रहा है तो पीछे का ये पूरा सर्किट लाइन न्यूट्रल फ्यूज़ वीडीआर एनटीसी और आपकी ओएलपी सब सही तरीके से अपना काम कर रहा है। इसलिए दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाली दोनों पिन आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट पॉइंट बन जाता है। जब भी किसी पीसीबी को चेकिंग करें तो सबसे पहले मीटर को आपको एसी रेंज पे रख लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल पीसीबी को दे देते हैं। यहाँ से हमने पीसीबी को लाइन और यहाँ पर हमने इसे न्यूट्रल दे दिया है, और यहाँ पर आपका ओएलपी कनेक्ट होता है तो उसे हमने पीछे से जंपर मार के जोड़ दिया है। अब हम इस पीसीबी को चेक करेंगे। मीटर को आपको रख लेना है एसी रेंज पर, और अब हम इस ब्रिज रेक्टिफायर के बीच के पिन के ऊपर हम यहाँ पर 230 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एसी रेंज की सप्लाई पे सेट है, और मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 238 वोल्टेज पूरा मिल रहा है। अगर यहाँ वोल्टेज ही नहीं आ रहा है तो फॉल्ट आगे नहीं पीछे आपको ढूंढने की ज़रूरत है, वरना आगे ढूंढते ढूंढते आप भी थक जाओगे और पीसीबी भी आपके ऊपर हंसने लगेगा। अब बात करते हैं इसके बाकी के 2 पिनों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक साइड पर प्लस बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस बना हुआ है इस पीसीबी के ऊपर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है और दूसरी साइड में माइनस होता है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम बहुत ही सिंपल है। ये 230 वोल्ट एसी को हाई वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ प्लस और माइनस के बीच आपको लगभग 300 से 325 वोल्ट डीसी मिलनी चाहिए। इसी डीसी सप्लाई से आगे पूरा एसएमपीएस और पीसीबी का सर्किट शुरू होता है। अब मान लीजिए
अब मैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डीसी सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ। तो पीसीबी को मैं ऑन कर देता हूँ और आपको मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड हमारी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्किंग है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेड प्रॉप को हम रखेंगे पॉजिटिव पर, ब्लैक प्रॉप को रखेंगे हम नेगेटिव पर। तो यहाँ पर अगर बीच की सप्लाई हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर पे हमें 323 वोल्ट डीसी की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ तक हमारा आपको क्लियर हो चुका है। इनपुट पे हमें एसी 230 वोल्ट एसी मिलेगा और आउटपुट पे हमें 323 वोल्ट आपको मिलेगा, जो कि आपकी डीसी वोल्टेज होगी। अब दोस्तों मान लीजिए कि ब्रिज रेक्टिफायर पर प्लस और माइनस या एसी की मार्किंग यहाँ से मिट गई हो, फिर क्या करेंगे? क्या नया ब्रिज रेक्टिफायर लेने के लिए भागेंगे? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा सीक्रेट आप याद रखिए, जिस साइड आप देखेंगे इस ब्रिज रेक्टिफायर के बॉडी पर कट या नॉच बना होता है, वो साइड आपकी प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, और जिस साइड कोई कट नहीं होता है वो माइनस साइड होती है। ये छोटी सी ट्रिक आपको फील्ड में एक बहुत काम आएगी। तो दोस्तों अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो कमेंट में लिख दीजिए ब्रिज रेक्टिफायर क्लियर, और आगे अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को रिवर्स कीजिए। मैं कहीं भाग नहीं रहा, आराम से दोबारा समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये 300 प्लस डीसी वोल्टेज आखिर जाता कहाँ है। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम पीसीबी के सबसे अमीर परिवार के पास। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये 4 बड़े बड़े कैपेसिटर। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है जैसे एक ही फैमिली के 4 भाई एक साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ कंपोनेंट नहीं देखना है, रिपेयरिंग सीखना है तो सवाल पूछना भी सीखना पड़ेगा। और सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, आखिर ये इतने सारे कैपेसिटर पीसीबी में लगे ही क्यों हैं, और कैपेसिटर होता क्या है, इसका काम क्या है। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया तो समझ लीजिए आप टेक्नीशियन बनने के सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं। तो चलिए अब इसका जवाब समझते हैं। जब भी 230 वोल्ट की सप्लाई पीसीबी में आती है तो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर से निकलने वाली डीसी बिल्कुल क्लीन और स्मूथ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। इस डीसी के अंदर छोटे छोटे वेव्स होते हैं जिन्हें हम रिपल्स बोलते हैं। अब यहीं पर एंट्री होती है हमारे इन 4 भाइयों की। इनका काम है इस रिपल्स वाली डीसी को फिल्टर करके एक स्मूथ और स्टेबल डीसी बनाना, ताकि आगे जो आपकी एसएमपीएस आईसी और बाकी की सर्किट है वो बिना टेंशन के काम कर सके। अब कैपेसिटर को एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए ये एक छोटा सा पावर बैंक है। जब वोल्टेज ज़्यादा होती है तो ये तुरंत चार्ज स्टोर कर लेता है, और जैसे ही वोल्टेज थोड़ी कम होती है ये अपने आप को डिस्चार्ज करके वापस दे देता है, यानी कभी चार्ज कभी डिस्चार्ज। इस गेम की वजह से आउटपुट डीसी काफ़ी हद तक स्टेबल बनी रहती है। अब सोचिए अगर ये कैपेसिटर ही ख़राब हो जाए या पीसीबी में लगा ही ना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले डीसी में बहुत ज़्यादा रिपल्स आ जाएंगे, एसएमपीएस सही तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, और सबसे बड़ा नुकसान आपकी जो ये स्विचिंग आईसी होती है बार बार ख़राब होने लगेगी, फटने लगेगी। मतलब फॉल्ट किसी और का और बदनाम बेचारी ये आईसी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों पीसीबी रिपेयरिंग में कैपेसिटर को कभी हल्के में मत समझना। छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन पूरी पीसीबी की सेहत इसी के भरोसे चलती है। तो चलिए अब
देखते हैं ये कैपेसिटर प्रैक्टिकल सर्किट में कनेक्टेड कैसे है और कैसे इसके ऊपर कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ज़रा इन चार भाइयों को ध्यान से देखिए। पहली नज़र में लगता है चार अलग अलग कैपेसिटर लगे हैं, लेकिन असली इंजीनियरिंग तब शुरू होती है जब इनकी दोस्ती आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पहला कैपेसिटर है। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों कैपेसिटर के ऊपर मार्किंग कर दी है। C1 मतलब ये पहला, और C2 ये है, और आपका C3 ये है, C4 कैपेसिटर ये है। तो ये पहला आप देख सकते हैं पॉजिटिव से ये कैपेसिटर निकला है, ये पहला कैपेसिटर, और उसके बगल वाला ये दूसरा कैपेसिटर। ये दोनों एक ही टीम में हैं, मतलब ये दोनों एक टीम के प्लेयर है, यानी पैरेलल में कनेक्टेड है। दोनों की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 माइक्रोफैरेड और 350 वोल्टेज। पैरेलल में एक सिंपल रूल होता है, इस रूल को आपको याद कर लो। पैरेलल का क्या रूल है? इसका रूल कहता है इसमें जो कैपेसिटर दोनों पैरेलल में लगे हैं, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये 150 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 150 प्लस इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है 150 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 माइक्रोफैरेड। मतलब ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे पैरेलल में, मतलब हो जाएंगे 300 माइक्रोफैरेड। तो यकीन नहीं हो रहा तो आपको मैं ये भी चेक करा देता हूँ। तो हम रेड प्रॉब और ब्लैक प्रॉब को ले लेंगे, मल्टीमीटर को हम कैपेसिटेंस मोड पे रख देंगे। तो ये हमारी पॉजिटिव है कैपेसिटर की, और ये हमारी नेगेटिव है। तो यहाँ पर कुछ टाइम रुकेंगे और ये अपना वैल्यू आपको शो कर देगा। तो मल्टीमीटर पे आपकी नज़र गड़ा के रखें, और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये पैरेलल में ऐड हो गया है और आपको वैल्यू दिखा रही है 313 माइक्रोफैरेड का। अब नज़र घुमाते हैं दूसरी तरफ, मतलब हमारा C3 और C4 कैपेसिटर, तीसरा और चौथा कैपेसिटर वही काम कर रहा है, ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ भी आपको 150 इज इक्वल टू 300 माइक्रोफैरेड, मतलब दूसरा कैपेसिटर बैंक भी 300 माइक्रोफैरेड का तैयार हो गया है। यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल थी। तो यहाँ भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्रॉब रखा और यहाँ पे हमने नेगेटिव प्रॉब रखा कैपेसिटर के। तो कुछ टाइम फिर से वेट करेंगे, और यहाँ पर आपको मल्टीमीटर ने अपना जवाब दे दिया है कि यहाँ पे भी आपको 319 माइक्रोफैरेड मिल रहा है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों असली इंजीनियरिंग अब शुरू होती है, और यहीं पर बहुत सारे बिगनर्स टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो दोनों 300 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर बैंक बना है ना, ये आपस में पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज़ में कनेक्टेड है। और सीरीज़ का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, कैपेसिटर में ये गोल्डन रूल होता है, सीरीज़ में वोल्टेज बढ़ जाती है लेकिन कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, अगर दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो, जैसे कि 300 माइक्रोफैरेड और 300 माइक्रोफैरेड, मतलब ये दोनों 300 माइक्रोफैरेड और ये दोनों 300 माइक्रोफैरेड, तो फाइनल कैपेसिटेंस निकलने का शॉर्टकट है 300 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब फाइनल वैल्यू आएगी 150 माइक्रोफैरेड। या फिर फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो। तो मैं आपको फॉर्मूला दोस्तों बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ तो ये होता है C इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में C1 इंटू C2 और डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब वैल्यू डालते हैं, मतलब 300 इंटू 300 और डिवाइड बाय 300 प्लस 300। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों थोड़ा साइड में चला गया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इसका C1 इंटू C2
डिवाइड बाय C1 प्लस C2 ब्रैकेट में, और यहाँ पे 300 इंटू 300, मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90,000 हो जाएगा इसका दोस्तों, 90,000। मतलब यहाँ पर देखेंगे 4 जीरो और डिवाइड बाय 600, तो आपका 150 माइक्रोफैरेड का ये टोटल कैपेसिटर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए जब हम अपने कैपेसिटर बैंक को मीटर से कैपेसिटेंस मोड में चेक करते हैं तो मीटर भी लगभग 150 माइक्रोफैरेड ही दिखाता है, और यही देखकर बहुत लोग सोचते हैं कि कैपेसिटर वीक हो गया है। तो दोस्तों यही देखकर बहुत लोग सोचते हैं कि कैपेसिटर वीक हो गया है। अरे भाई, कैपेसिटर ख़राब नहीं, इसकी जो इंजीनियरिंग ही ऐसी की गई है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, C1 C2 पैरेलल में है, C3 C4 भी पैरेलल में है, और ये दोनों बैंक आपस में सीरीज़ में हैं। इसी वजह से फाइनल कैपेसिटेंस आपको 150 माइक्रोफैरेड मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ऐसी पीसीबी को देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बार मैं आपको इसकी फाइनल कैपेसिटेंस भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम रखेंगे कैपेसिटर के पॉजिटिव पे रेड प्रॉब, और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कैपेसिटर जो C4 है उसके हम नेगेटिव पे रखेंगे। अब कुछ टाइम फिर से वेट करना है दोस्तों, और कैपेसिटर की जो फाइनल वैल्यू है आपको ये शो करेगी। तो यहाँ पर आप देखते रहिए मल्टीमीटर में। तो जैसे कि मल्टीमीटर ने अपना जवाब दे दिया है, तो 157 इसका टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं कि कैपेसिटर बैंक के ऊपर कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरर ने इन्हें सीरीज़ में लगाया ही क्यों है, वही सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन कैपेसिटर के ऊपर कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए ये भी हर बिगनर्स, हर टेक्नीशियन को पता होनी चाहिए। जैसे ही ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ से 230 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो प्लस और माइनस के बीच लगभग 325 वोल्टेज डीसी मिलता है। अब क्योंकि ये दो 300 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर बैंक आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए ये वोल्टेज दोनों बैंक में बराबर डिवाइड हो जाती है। मतलब एक कैपेसिटर बैंक के ऊपर, जैसे कि ये C1 C2 के ऊपर आपको लगभग 160 वोल्टेज डीसी, और दूसरे कैपेसिटर बैंक के ऊपर मतलब आपका C3 C4, इस पे लगभग आपको 160 डीसी मिलना चाहिए। दोनों को आप अगर टोटल कर देंगे तो लगभग 323 से 25 वोल्टेज डीसी हो जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, वोल्टेज ऐड होगा। यही वजह है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर ने 350 वोल्ट के एक बड़ा कैपेसिटर की जगह दो कैपेसिटर बैंक सीरीज़ में लगाया है। इस वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो जाती है कैपेसिटर पर, इससे स्ट्रेस कम पड़ता है और पीसीबी की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर आपको कैपेसिटर बैंक पर 160 वोल्टेज मिल रहा है और दूसरे पर सिर्फ 80 या 100 वोल्टेज मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इस पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो जैसे कि ये पहला कैपेसिटर बैंक था, तो इस पे हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो पीसीबी को मैं चालू कर देता हूँ और मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख लिया हूँ। अब रेड प्रॉब को मैं पॉजिटिव पे रख देता हूँ और यहाँ पर देखेंगे इसके नेगेटिव पे रख दिया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर 160 वोल्टेज डीसी मिलेगा एक कैपेसिटर बैंक पर, और दूसरे कैपेसिटर बैंक पे भी आपको 160 वोल्टेज ही मिलेगा। अगर आपको एक कैपेसिटर बैंक पर यहाँ पर 160 वोल्ट मिल रहा है और दूसरे कैपेसिटर पे अगर यहाँ पर आपको 80 से 100 वोल्ट मिल रहा है, तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। या तो कैपेसिटर वीक हो जाती है या इसकी एक बैलेंसिंग रजिस्टर ख़राब हो सकती है। और वो बैलेंसिंग रजिस्टर क्या होता है उसे मैं आगे बताता हूँ। सर्किट में कोई भी फॉल्ट हो सकता है या वोल्टेज चेकिंग
आपको फॉल्ट ढूंढने में बहुत हेल्प करेगी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, टोटल डीसी बस जो इसका टोटल कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो होगी 320 वोल्टेज आपको मिलेगा। तो हर कैपेसिटर बैंक पर लगभग 160 वोल्ट मिल रहा है, बस इतना याद रखोगे तो हाफ फॉल्ट यहीं पकड़ लोगे। अब मैं इसको आपको टोटल वोल्टेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पर आया और एक ये यहाँ से यहाँ आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वोल्टेज आपको 320 वोल्टेज डीसी देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इंजीनियरिंग का एक और सीक्रेट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों कैपेसिटर बैंक के साथ एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ है और उसकी वैल्यू लगभग 1 मेगा ओम्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में यहाँ पर देख सकते हैं 2 रजिस्टर लगा हुआ है। तो एक बैंक के लिए एक रजिस्टर, दूसरे बैंक के लिए दूसरा रजिस्टर, वो भी हाई वैल्यू का रजिस्टर है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा रजिस्टर यहाँ लगाया ही क्यों गया है? क्या ये सिर्फ पीसीबी की डेकोरेशन के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। इस रजिस्टर के 2 बहुत इम्पोर्टेंट काम हैं। पहला काम है वोल्टेज बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आगे समझाता हूँ। जैसे कि हमने अभी समझा कि ये दोनों कैपेसिटर बैंक सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ में अगर दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज बराबर डिवाइड ना हो तो एक कैपेसिटर पर ज़्यादा वोल्टेज आ सकती है और दूसरे पर कम। इसलिए ये हाई वैल्यू रजिस्टर दोनों कैपेसिटर बैंक पर वोल्टेज को लगभग बराबर बनाने में मदद करता है। यानी दोनों कैपेसिटर लगभग 160 वोल्ट पर काम करता है। और इसका दूसरा काम होता है वो भी जान ले दोस्तों, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पीसीबी को प्लग से निकाल देते हैं तब भी ये बड़े कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज नहीं होते हैं। इनके अंदर 300 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज कुछ देर तक स्टोर रह सकते हैं। अगर कोई बिना चेक किए इसे हाथ लगा दे तो जोर का झटका लग सकता है। इसलिए ये रजिस्टर धीरे धीरे, ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, इससे धीरे धीरे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है ताकि कुछ समय बाद कैपेसिटर सेफ हो जाए। और इस रजिस्टर को ब्लीडर रजिस्टर भी कहा जाता है और डिस्चार्ज रजिस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, ये रजिस्टर सिर्फ करंट रोकने के लिए नहीं लगा होता है, ये कैपेसिटर को बैलेंस भी करता है, डिस्चार्ज भी करता है। मतलब एक ही कंपोनेंट 2 बड़े काम। छोटा सा रजिस्टर है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। एक ही दिन में हमें सारी जानकारी नहीं जानना है, नहीं तो हमारे सर के ऊपर से जाएगा। तो दोस्तों आज हमने समझा कि ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, कैपेसिटर को असली काम क्या होता है, कैपेसिटर बैंक सीरीज़ और पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, इस 1 मेगा ओम्स के रजिस्टर का क्या रोल है। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो यकीन मानिए पीसीबी रिपेयरिंग का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी असली हीरो की एंट्री बाकी है। मतलब 320 वोल्ट डीसी आखिर जाता कहाँ है? और बक कन्वर्टर या एसएमपीएस आईसी, ये जो है बक कन्वर्टर एसएमपीएस आईसी वोल्टेज को 15 वोल्ट में कैसे बदलता है और पूरी पीसीबी को जान कैसे मिलती है, ये सब हम अगले पार्ट में प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। इसलिए अगर पार्ट 3 मिस ना करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।